नमस्ते। डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए एज ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स पर चर्चा करने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी का भारत में आगमन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और जब जनवरी 1915 ईस्वी में उनका पदार्पण भारत की सरजमी पर होता है तो यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में एक अलग तरह का माहौल था। राजनीति का जो शीर्ष स्तर था उसमें कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता जैसे, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञों से भारत का शीर्ष राजनीति था वो रिक्त हो चुका था और राष्ट्रीय आंदोलन लगभग सुसुप्तावस्था में चला गया था। ऐसी परिस्थिति में 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी का आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से। हम इस समय के राजनीति पर और उसमें गांधी जी की क्या भूमिका है एक गंभीर चिंतन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आने के बाद यहाँ की राजनीति में एक आमूलचूल बदलाव हुआ। क्या कारण था? क्या उसके लिए गांधी जी के अंदर वो क्षमता, वो कौशल था जिसके चलते वो आते ही यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय हो गए, या फिर यहाँ की परिस्थितियाँ उसके लिए जिम्मेदार थीं? तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले हम, जिसकी पहले ही हमने चर्चा कर दी है कि गांधी जी जब भारत में आते हैं तो यहाँ पे एक राजनीति, शीर्ष राजनीति में एक रिक्तता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो गांधी जी उसमें अपने आप को किस तरह से सूटेबल, अपने आप को किस तरह से उसमें फिट बिठाते हैं, ये भी एक तर्क हो सकता है और उन्होंने आगे चलकर बिठाया भी। दूसरी बात कि गांधी जी का सहज व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में काफ़ी निराला था। महात्मा गांधी का जो सरल हृदय था, एक तरह से सहज व्यक्तित्व था, सबके लिए सहज सरल रहते थे, सुलभ रहते थे सभी के लिए। ये चीज़ें उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा देता था। एक ही समय कहा जाता है कि गांधी जी चैम्बरलिन को किसी मसले पर चिट्ठी लिखते होते थे तो वहीं दूसरी तरफ अपने साबरमती आश्रम में बकरियों के गंदगी को साफ करते हुए या अपने आश्रम की साफ सफाई करते हुए दिख जाते थे। तो एक तरह से व्यक्तित्व में जटिलता भी थी और दूसरी तरफ व्यक्तित्व में सरलता भी थी। इन दोनों चीज़ों को देखना। साथ ही साथ गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन जो हुआ एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में हुआ। जब गांधी जी भारत में आते हैं तो लोगों के अंदर एक ऐसी धारणा बैठ जाती है उनके प्रति कि ये एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है, ये चमत्कार एक चमत्कारिक पुरुष है, ये दैवीय पुरुष है। इस तरह की धारणा लोगों के दिमागों में थी और जिसके चलते गांधी जी जब कहीं निकलते थे तो उनके पीछे एक भीड़ हो लेती थी और इस तरह से गांधी जी देखते देखते काफ़ी लोकप्रिय हो गए। यह तो मैं गांधी जी की लोकप्रियता के बारे में कुछ तर्कों को अपने
बातों के जरिए पुष्ट करने का प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ देखिए, गांधी जी 1915 में आते हैं और शुरुआती दिनों में सर फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, इन महान हस्तियों से वो मुलाकात करते हैं और देश की समस्याओं पर बातचीत करते हैं, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले का उनको एक सलाह प्राप्त होता है और कहा भी जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु भी थे। तो उनकी सलाह मान करके महात्मा गांधी 1 वर्ष तक लगातार 1915 से 16 तक लगातार भारत का भ्रमण करते हैं। भारत की परिस्थिति, भारत के लोगों की समस्याओं से दो चार होते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। यह आदेश गोपाल कृष्ण गोखले का था कि अगर यहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो यहाँ की परिस्थितियों को समझो, जानो, लोगों की समस्याओं को देखो, और इसके लिए आपको पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा। खैर, 1915 से 1916 का साल आ गया। अब गांधी जी के प्रयोग की बारी थी। तो गांधी जी आते आते बहुत बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ दिए, उन्होंने छोटे छोटे अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए। आप लोग जानते होंगे, गांधी जी ने पहली बार अहिंसा का, सत्याग्रह का राजनीतिक इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि यह उनके 2 हथियार थे, सत्याग्रह, अहिंसा, ये इनके 2 हथियार थे। कुछ लोग इसको टैक्टिस बताते हैं कि ये गांधी जी के सिद्धांत नहीं थे, ये टैक्टिस, ये युक्ति थी जिसका राजनीतिक इस्तेमाल उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया या अपने हितों को साधने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो गांधी जी शुरुआत में छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। चंपारण का प्रयोग होता है, फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है, फिर एक अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ भी आंदोलन होता है। ये छोटे छोटे प्रयोग थे। चंपारण बिहार का एक उत्तरवर्ती जनपद था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण की धरती पर आते हैं। गांधी जी अपने जीवनी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में नील का दाग चैप्टर करके चंपारण की घटनाओं का सजीव चित्रण करते हैं। गांधी जी चंपारण में जाते हैं और चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स हैं वो वहाँ के किसानों पर ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य करते हैं। लंबे समय से चंपारण के किसानों का शोषण करते आ रहे हैं। जाकर के वो किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। अंग्रेज चंपारण की धरती पर उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन गांधी जी का आग्रह है कि चंपारण हमारे देश का एक अंदरूनी भाग है और मुझे यहाँ आने का अधिकार है। जब अंग्रेज उनसे कहते हैं कि आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपसे जुर्माना लिया जाएगा, इस तरह की बातें करके गांधी जी को डराने का प्रयास करते हैं। बदले में गांधी जी कहते हैं कि जुर्माना तो मैं 1 कौड़ी नहीं दूंगा आप लोगों को, हाँ अगर आप जेल में रखना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, जितना दिन चाहे जेल में रख लीजिए। आखिर में अंग्रेज घबरा करके गांधी जी के सामने घुटने टेक देते हैं और गांधी जी के शर्तों को मानने के लिए तैयार होते हैं। खैर, चंपारण में जिस तरह से एक संगठित आंदोलन होता है, जिस तरह से किसानों का गांधी जी को सहयोग मिलता है, जिस तरह से चंपारण के किसानों को एक राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त होता है, जिस तरह से चंपारण की क्षेत्रीय घटना को राष्ट्रीय घटना में तब्दील कर दिया जाता है, जिस तरह से किसानों की समस्याओं को एक राष्ट्रीय राजनीति का रंग दिया जाता है, यह सब कुछ गांधी जी के कुशल नेतृत्व की बदौलत होता है और गांधी जी को इसमें आंशिक सफलता मिलती है। गांधी जी अपने आंदोलनों के दौरान हार और जीत में विश्वास नहीं करते थे, वो एक बीच का रास्ता चुनते थे। चंपारण में जब कई महीनों के लगातार तहकीकात के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि हाँ,
जो इंडिगो प्लांटर्स हैं वो लंबे समय से किसानों का शोषण करते आ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में उन इंडिगो प्लांटर्स पे जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने में जो टोटल जो एक शोषण की रकम अमूमन जो भी तय की जाती है उसका केवल 25% दंड के रूप में इंडिगो प्लांटर्स को चंपारण के किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में देनी है। अब इसमें किसकी जीत है किसकी हार है हम नहीं कह सकते हैं। अगर चंपारण के किसान को जीत मिलती है गांधी जी के नेतृत्व में तो 25% ही जुर्माना क्यों मिलता है, और अगर इंडिगो प्लांटर्स की हार होती है तो वो पूरा क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दे पाते हैं। खैर हम इन मसलों में नहीं जाएंगे। हम गांधी जी के इस आंशिक सफलता को ही एक बहुत बड़े परिणाम के तौर पे देखते हैं। अंग्रेजों का भारतीय राजनीतिक शक्ति के रूप में 1757 में ही पदार्पण हो चुका था और उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत कम ही लड़ाइयाँ हारी थी। एक तरह से कंपनी और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के अंदर ऐसी धारणा बन गई थी कि ये एक ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जिनको पराजित करना नामुमकिन है, मुश्किल है, और उसके बावजूद भी गांधी जी उन लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। यह गांधी जी की सफलता नहीं है तो और क्या है। फिर इसके बाद खेड़ा में आंदोलन होता है। गुजरात में खेड़ा एक तहसील था और वहाँ पे जाड़े में फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद भी अंग्रेज चाहते हैं कि उनको पूरा का पूरा राजस्व प्राप्त हो। किसान असमर्थ है राजस्व देने में। गांधी जी चंपारण से दौड़े दौड़े खेड़ा जाते हैं और किसानों को मना करते हैं कि लगान नहीं देंगे। खैर लंबा एक कश्मकश शुरू होता है और जीत किसानों के हाथ लगती है। निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि जो लोग लगान दे सकते हैं, स्वेच्छा से लगान दे सकते हैं, वो लगान दे, और जो असमर्थ है लगान देने में वो लगान नहीं देगा। इसमें भी उसी तरह की चीज़ें कंप्रोमाइज़ होता है। एक समझौतावादी दृष्टिकोण गांधी जी के आंदोलनों में हम देखते हैं। यह जीतने में विश्वास नहीं करते थे। एक बीच का रास्ता जिससे संघर्ष को टाला जाए, जिससे हिंसा को टाला जाए, यही तो अहिंसावादी नीति थी। और सत्याग्रह की नीति का मतलब कि खेड़ा में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अंग्रेज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और हम सही हैं। सत्य के प्रति हमारा एक आग्रह होगा और वो हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक हम मृत्यु को न प्राप्त हो जाए तब तक हम अपने आग्रह पे अडिग रहेंगे। अहिंसक होना मामूली बात नहीं। जो अहिंसक होता है उस पर तरह तरह के जुर्म किए जाते हैं और उसके बावजूद भी वो अहिंसक बना रहता है। अहिंसक का अर्थ होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी या पीड़ा सहने की क्षमता हो और उसके बावजूद भी वो प्रतिकार के रूप में हिंसा पर उतारू नहीं हो, उसको अहिंसक कहा जाता है। और गांधी जी एक ऐसे ही अहिंसक सेनापति थे। इस तरह से हम इसके बाद अहमदाबाद मिल मालिकों और वहाँ के मजदूरों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें भी गांधी जी की भूमिका और गांधी जी की राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। 1914 और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और इसमें कुछ अलग तरह के भत्ते अहमदाबाद मिलों में काम करने वाले मजदूरों को दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही 1918 ईस्वी में युद्ध खत्म होता है तो वो सारे भत्ते खत्म कर दिए जाते हैं। अहमदाबाद के मजदूरों का कहना था कि चूंकि जो ये महंगाई भत्ते हमको मिलते आ रहे थे, इसमें कटौती करने का मिल मालिकों को कोई राइट नहीं है, क्योंकि वास्तव में महंगाई पहले विश्व युद्ध के कारण अहमदाबाद और भारत में आ चुकी है। इस समय गांधी जी अहमदाबाद लेबर एंड टेक्सटाइल यूनियन के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। तो निश्चित रूप से गांधी जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि मजदूरों की समस्याओं को वो सुने और मजदूरों की मांगों को लेकर के अहमदाबाद मिल मालिकों से संघर्ष करें। एक तरह से संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। एक्चुअली किसानों में और मजदूरों में लंबे समय तक स्ट्राइक करना, धरना देने, हड़ताल करने की शक्ति नहीं होती है। उनके अंदर
असीमित अत्याचार सहने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी की समस्या है। वो हर दूसरे तीसरे दिन के खाने पीने और छोटी मोटी अपनी ज़रूरतों के लिए मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो घर का खर्चा बर्चा कैसे चलेगा, पीछे जो परिवार है उसके पीछे उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये एक मूलभूत समस्या है। और ऐसे में ऐसे में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने गांधी जी को नेतृत्व दे करके और अपने हड़ताल से धीरे धीरे पीछे जाने लगे। ऐसे स्थिति में गांधी जी स्वयं हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर। और जैसे ही गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठते हैं, अहमदाबाद मिल मालिकों के हाथ पैर फूलने लगते हैं और अहमदाबाद मिल मालिक जो हैं वो गांधी जी से समझौता करने के लिए आगे आते हैं और पूरे भत्ते तो नहीं लेकिन 35% लगभग भत्ते गांधी जी ने मजदूरों को दिलवाने में सफलता हासिल कर लिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी के ये शुरुआती तीनों आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों में उनको आंशिक सफलता हासिल हो जाती है। और इस तरह से गांधी जी की जो एक व्यक्तित्व था वो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। और अब लोगों की शंका दूर हो जाती है कि ये व्यक्ति चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं है। और इसी तरह की छोटी छोटी सफलताओं ने गांधी जी को एक बड़े आंदोलन, एक जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद किया। और आगे की वीडियो गांधी जी जो एज ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स से संबंधित आगे की वीडियो हम अपने दूसरे कक्षाओं में जारी करेंगे और तब तक आप लोग इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।